हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ई हिस्ट्री में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका होस्ट संदीप केकनिष्क, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के एक नए विषय सहायक संधि पर कि सहायक संधि क्या है, क्या इसकी धाराएं हैं, क्या प्रभाव और इसके क्या परिणाम निकले। 1798 से लेकर के 1805 तक एक नया गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सली भारत आया। इसी के द्वारा सहायक संधि शुरू की गई। सहायक संधि वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बढ़ाने का अप्रत्यक्ष तरीका माना जाता है। अगर आप इसकी शर्तों पर ध्यान देंगे तो आप इसे समझ जाएंगे कि सहायक संधि आखिर क्या थी। यह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय राजाओं के बीच एक समझौता होता था और इस समझौते में अंग्रेज भारतीय राजाओं पर कुछ शर्तें लगाते थे। वो शर्तें कौन कौन सी है? जो भी राजा सहायक संधि स्वीकार करेगा उसे दरबार में एक अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी। उस अंग्रेजी सेना का सारा खर्च राजा को देना पड़ता था। अगर राजा वह खर्च देने में असफल है या असमर्थ रहता है तो बदले में उसे उतना या उस रकम की आय वाला कोई भू क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ता था। सेना का कर्तव्य राजा और राजा के राज्य की रक्षा करना था। जो भी राजा सहायक संधि स्वीकार करता वह बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी भी अन्य राजा के साथ ना कोई संधि कर सकता था, ना युद्ध कर सकता था, ना कोई वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकता था। इसके अलावा वह राजा अंग्रेजों के अलावा किसी भी अन्य यूरोपीय व्यक्ति को नौकरी पर नहीं रख सकता था। उसे दरबार में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना अनिवार्य था और उस अंग्रेजी रेजिडेंट का कार्य था राजा पर नियंत्रण स्थापित करना। राजाओं के आपसी विवादों का निपटारा अब वह राजा आपस में मिलकर नहीं करेंगे बल्कि अंग्रेजों को मध्यस्थ बना करके किया जाएगा। तो संधि स्वीकार करने वाले कौन कौन से राज्य हैं? पहला राज्य है हैदराबाद। अब हैदराबाद ने किस वजह से सहायक संधि स्वीकार की? हैदराबाद का जो निजाम था वह टीपू सुल्तान और मराठों से डरा हुआ था क्योंकि दोनों बार बार निजाम के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, तो अपनी सुरक्षा के लिए उसने संधि की। 1798 में निजाम पहला राजा बना भारत का जिसने यह संधि स्वीकार की। 24,17,000 रुपए निजाम ने अंग्रेजों को कर देना स्वीकार किया। दूसरा राज्य बनता है मैसूर। 1799 में अगर आपको याद है चौथा आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। जो नया सुल्तान बना कृष्ण राव जो कि अल्पवयस्क था उसने अंग्रेजों से संधि कर ली और आधा राज्य अंग्रेजों को प्रदान कर दिया। तीसरा राज्य बनता है अवध। 1801 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने अंग्रेजों से मित्रता कर ली और सहायक संधि स्वीकार कर ली और बदले में अंग्रेजों को गंगा, यमुना, गोरखपुर और रुहेलखंड के उपजाऊ क्षेत्र दिए। चौथे आते हैं मराठा पेशवा। सबसे पहले 1802 में मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से बसीन की संधि की और इस संधि के अनुसार सहायक संधि को स्वीकार किया। 6,000 अंग्रेजी सैनिक पेशवा ने अपने दरबार में रखे
और बदले में कई सारे मराठा क्षेत्र अंग्रेजों को दिए। इसके बाद सिंधिया और भोंसले ने भी इसी तरह के कार्य किए। 1803 में सिंधिया के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई और यह शर्तें सिंधिया पर लगा दी गई। 1803 में ही भोंसले से देवगांव की संधि करके सहायक संधि पूरी की गई और बदले में कटक, बालासोर, दोआब, आगरा और दिल्ली अंग्रेजों को मिल जाते हैं। तो सहायक संधि के लाभ क्या थे अंग्रेजों के लिए, यह हम देख लेते हैं। एक तो कंपनी की आय में वृद्धि हुई, क्योंकि बदले में अंग्रेजों को बहुत सारे उपजाऊ क्षेत्र मिले, खास करके गंगा यमुना के जो दोआब के क्षेत्र हैं। तो टैक्स आया और इनकम के जो सोर्स थे कंपनी के वह बढ़ते गए। बिना बाधा के अंग्रेजों को इन क्षेत्रों में व्यापार करने की सुविधा मिलती है, चाहे अवध की बात करें, मराठा क्षेत्रों की बात करें, हैदराबाद है, मैसूर है, हर जगह इन्हें बिना किसी बाधा के व्यापार करने की इजाजत मिल जाती है। इसके अलावा कंपनी के जो सेना थी उसके खर्च में कमी आई, क्योंकि अंग्रेजों की जो सेना है अब उसकी जिम्मेदारी राजा की थी, राजा उनका खर्च वहन कर रहा है। तो कंपनी का जो बजट था वह कम हो जाता है और उसकी इनकम भी बढ़ती है। देशी राजाओं पर नियंत्रण स्थापित हुआ, क्योंकि जिसके साथ भी यह संधि हुई वह राजा बिना अनुमति के या बिना अंग्रेजों की इजाजत के कोई भी संधि युद्ध नहीं कर सकता था। और राजाओं के आपसी विवाद समाप्त हुए। पहले राजा आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, युद्ध करते थे, जिसमें खर्चा आता था, सैनिक मारे जाते थे। अब इसमें कहा गया, इस संधि में जो शर्त है कि अगर कोई राजा या दो राजाओं के बीच आपसी झगड़ा चल रहा है तो उसे अंग्रेज खत्म करेंगे बातचीत से। तो समाप्त हुए आपके विवाद। फ्रांसीसियों के प्रभाव की समाप्ति हुई। इस संधि में यह शर्त थी कि अंग्रेजों को छोड़ करके किसी भी अन्य यूरोपीय शक्ति को नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। तो फ्रांसीसी जो अभी भी अपने उपनिवेश स्थापित करने के लिए भारत में लड़ रहे थे, उनके प्रभाव में खासी कमी आई। सहायक संधियों की हानियों की बात करते हैं। क्या हानि थी इसकी? एक तो राजाओं की स्वतंत्रता समाप्त हुई, क्योंकि अंग्रेजी रेजिडेंट हर वक्त राजा पर नियंत्रण रखता था, हस्तक्षेप करता था, राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता था और राजाओं को आर्थिक हानि उठानी पड़ी, क्योंकि एक बड़ी सेना अंग्रेजों की सेना राजा को अपने दरबार में रखनी पड़ती थी और उसका सारा खर्च राजा को देना पड़ता था। इसके अलावा अंग्रेज बार बार राजाओं से पैसे की मांग करते रहते थे। देसी राजाओं का विलासी होना वह इसलिए हुआ क्योंकि राजा युद्ध और आक्रमण के भय से मुक्त हो गए। अब आक्रमण और युद्ध की जिम्मेदारी उस सेना की थी जो अंग्रेजों ने राजा के पास रखी हुई थी। तो राजा विलासी हो गए। प्रजा के हितों की अवहेलना होने लगी। शोषण आरंभ होता है, क्योंकि राजा का पूरा ध्यान अब विलासी जीवन जीने में है। उनके ऊपर टैक्स लगा दिए गए, किसानों के ऊपर, जिससे उनका शोषण बड़े स्तर पर होने लगा। और राजाओं की अपनी सेना समाप्त हो गई। वह इसलिए हुई क्योंकि अंग्रेजों की सेना अब राजा के दरबार में थी, तो राजाओं ने अपनी सेना भंग कर दी और निकाले गए जो सैनिक थे वह बेरोजगार हो गए और उन्होंने बड़े स्तर पर लूट मार करनी शुरू कर दी। तो ये थी आज की सहायक संधि। इसके परिणाम आपने देख लिए, हानियां देख ली। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मैं संदीप कनिष्क आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।